अम्बाड़ा के सभी पत्रकार साथियों का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथियों का, प्रिंट मीडिया के साथियों का, सोशल मीडिया के साथियों का आभार व्यक्त करता हूं जो मेरे शॉर्ट नोटिस के ऊपर यहां आए हैं। वैसे तो मेरा अम्बाड़ा के पत्रकारों के साथ एक पारिवारिक रिश्ता है और ये जर्नी जो 30 साल पहले मैंने 32 साल पहले शुरू की थी 89 में, इसकी शुरुआत में बहुत से सीनियर पत्रकारों का योगदान है जिनके कारण मैं यहां पहुंचा हूं, जिनमें सीएल पुरी, जिनमें जेपी मान, रवि जायसवाल, स्वर्गीय वीरेंद्र सचदेवा, राजेंद्र भारद्वाज, डीएन दिवाकर, आरपी मित्तल, बहुत से नाम हैं जिन्होंने मुझे ब्लाइंडली कवरेज दी। यहां तक चौटाला साहब कहा करते थे, हीरानंद जी आज हमारे बीच में नहीं है, कि हीरानंद जी को पूछते थे कि इतनी बड़ी खबर आधे पेज की वीरेश शांडिल्य की लगती है, इतनी मेरी चीफ मिनिस्टर होते हुए लगती है, वीरेश शांडिल्य कौन है? तो ये पहचान मुझे अम्बाड़ा की मीडिया ने दी। सोशल मीडिया तो अभी कुछ समय से आया, लेकिन प्रिंट मीडिया के लोगों ने जो मेरी जो आज पहचान है, उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे पिता डॉक्टर राममूर्ति का है और दूसरे नंबर पे मेरे साथियों का है, जिन्होंने हमेशा तन से, मन से, धन से मुझे सींचने का काम किया। और तीसरा, जो आज मैं पूरे देश में पहचान रखता हूं, 18 स्टेटों में ऐसा कोई जगह होगी जहां मेरे आदमी ना हो, साथी ना हो, वीआईपी ना हो, मंत्री ना हो, उसका श्रेय अम्बाड़ा की मीडिया को जाता है। मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबका धन्यवाद करता हूं। और जैसे मैं आज तक, मेरे ऊपर बुरे वक्त भी आए, अप एंड डाउन्स भी आए, मेरे साथ मीडिया रही। एक आध लोग हर जगह रहते हैं जिन्होंने कसम खाई होती है कि हमने इसके खिलाफ चलना है, वो चले, विरोध जरूरी है। अगर विरोध ना हो तो विकास नहीं हो सकता। अगर सामने आदमी का विरोध करने सभी दोस्त हो जाएं तो फिर दोस्ती का भी मजा नहीं आता, आपको भी निभाने का मजा नहीं आएगा। तो मेरी आज से एक नई जर्नी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं एंटी टेररिज्म इंडिया के माध्यम से तो लड़ता ही रहा हूं आतंकवाद के खिलाफ, वो मेरी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। ना मैं खालिस्तान पैदा होने दूंगा, ना मैं एंटी नेशनल एलिमेंट्स को बर्दाश्त करूंगा, ना मैं ऐसे पॉलिटिकल टेररिज्म बर्दाश्त करूंगा, ना मैं इकोनॉमिकल टेररिज्म बर्दाश्त करूंगा। वो मुहिम मेरी चलती रहेगी। लेकिन आज की मेरी जो घोषणा है, अब वीरेश शांडिल्य इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के अंदर आज से कूद गया है। मैं हरियाणा से कहीं भी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और पार्टी की टिकट पे लड़ूंगा। ये भी मैं डिसाइड करूंगा कि किस पार्टी की टिकट पे लड़ूंगा। छोटा मुंह बड़ी बात, आप मेरे साथ खड़े रहना। जैसे 35 साल से आप लोगों का साथ है, इस दौरान कुछ नाराज भी हुए पत्रकार, उनसे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। वो मुझे माफ कर देंगे। मैं उनसे, किसी से उम्र में बड़ा हूं तो किसी से उम्र में छोटा हूं, वो मुझे माफ करेंगे। और मेरी इस जंग में, क्योंकि ये जंग है, एक तरफ काट की तलवार उठाए वीरेश शांडिल्य है और दूसरी तरफ पूंजीपति लोग हैं। ऐसे से हरियाणा में और अम्बाड़ा में ऐसे से लीडर बना दिए हमने, मेरे ही तराशे हुए पत्थर आज मंदिर में भगवान बने बैठे हैं। आज है ना, मेरे पिताजी ने 2 लाइनें लिखी थी, कल जिन पर एक कौड़ी ना थी आज करोड़ी कहलाते हैं। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आज प्रेस के माध्यम से अम्बाड़ा की ये बोनी, मैंने पहली बोनी भी मेरी जब मैं आया था 89 में, तब भी मैंने प्रेस के सामने इस तरह ही खुल के बात की थी। और आज 2026 भी मैं उसी तरीके से काम करूंगा। और मैंने एक निवास करनाल में बना दिया है सेक्टर 6 में, जिसकी कोठी का नंबर है 740। करनाल से मेरी दूसरी पारी शुरू होगी, लेकिन मैं 4 दिन अम्बाड़ा ही रहूंगा। 3 दिन मैं वहां की पार्लियामेंट में घूमूंगा। वहां पे जो पहली उसमें है नीलोखड़ी, तरावड़ी, असंध, इंदरी, करोंडा, समालखा, ये सारे क्षेत्र उसमें है। और मैं ये नहीं पर्टिकुलर कि वो ब्राह्मण सीट है, आजकल तो सोनीपत को भी ब्राह्मण सीट कहा जाता है। मैं ना ब्राह्मण सीट के ऊपर टिकट मांगूंगा, जात पात के ऊपर टिकट नहीं मांगूंगा। मैं जिस दिन 1 लाख आदमियों की रैली कर दूंगा, अभी 29 तक का टाइम है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मोदी साहब 27 तक चुनाव करवा देंगे, वन नेशन वन इलेक्शन, जो मेरे को इंफॉर्मेशन है। तो मैं निश्चित तौर पर अगला लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। और जब मैं लड़ता हूं जंग में, मैदान में, तो मैं जीत सुनिश्चित करके लड़ने का दम रखता हूं। फिर मैं इस बात की परवाह नहीं करूंगा, फिर मैं साम दाम दंड भेद
अगर कुछ नेताओं की ये गलतफहमी उस टाइम रहेगी कि ये क्या चीज है, तो फिर जो है मेरे पास अंगद, सुग्रीव जैसी टीमें भी हैं जो मैंने अभी कैमरे के फ्रंट पे नहीं है, वो समय आने पर उनको डिस्क्लोज किया जाएगा। तो मेरा नया पता, जब भी आप दिल्ली की तरफ कूच करो तो मेरे नंबर पे फोन करो। अगर मैं वहां नहीं भी हूं तो आपको वहां लंच भी मिलेगा, डिनर भी मिलेगा, नाश्ता भी मिलेगा, रात को रुकना है उसकी भी व्यवस्था मिलेगी। 740 सेक्टर 6 आज बोनी आपसे हो रही है, या मेरी वाइफ को पता है या आपको पता है। दूसरी, 23 तारीख को भगत सिंह जी का जन्मदिन है और हम 20 तारीख को अगर हमें परमिशन मिल गई दिल्ली की पार्लियामेंट से खालिस्तान के खिलाफ 3 दिन का एक यात्रा निकालने जा रहे हैं खालिस्तान, और वो यात्रा जलियांवाला बाग तक जाएगी। उस यात्रा में हमारी मांग होगी कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह, जो सरदार पटेल के बाद जिनको मैं लौह पुरुष मानता हूं, जिन्होंने बेटी का सम्मान किया, नारी का सम्मान किया, 3 तलाक खत्म किया, 3 तलाक खत्म करके उन्होंने और ऐसे ऐसे अनेकों काम किए। आजादी के बाद 1947 के बाद अनेकों सरकारें आई, 10-40 साल कांग्रेस ने रूल किया, लेकिन किसी ने भी अंग्रेजों के कानून को नहीं बदला। उस कानून को बदला तो अमित शाह जी ने और मोदी जी ने बदला, मैं उसके लिए साधुवाद देता हूं। ऐसे अनेकों कानून पार्लियामेंट में पास हुए, लेकिन अब खालिस्तान के खिलाफ भी एक कानून आना चाहिए कि जो खालिस्तान का झंडा उठाएगा उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि खालिस्तान का झंडा लहराने वाले जो हैं संविधान विरोधी हैं, उस तिरंगे के विरोधी हैं जिस तिरंगे के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान जैसे शूरवीरों ने फांसी के फंदे चूमे। लाला लाजपत राय ने सर पर लाठियां खाई और कहा कि जब तक मेरे सर पर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के कफन में कील का काम करेगी। यही सोच मेरे एंटी टेरर फ्रंट इंडिया की है कि ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। खालिस्तान ना कभी बनेगा ना कभी बनने देंगे। ये यात्रा हमारी कोशिश होगी, हम समय मांग रहे हैं, लगातार हमारी टीम दिल्ली बैठी है। इस यात्रा को हम ये चाहेंगे कि अमित शाह जी वहां से झंडी देके एक बूस्ट करके हमें भेजें, क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं पंजाब में, हिंदू और सिख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इनमें पाड़ पाने की कोशिश की जा रही है, पन्नू जैसे लोगों द्वारा फंडिंग की जाती है डॉलरों के लालच पे कि दिल्ली पार्लियामेंट पे झंडा लगा दो, हिमाचल की डीसी ऑफिस पे झंडा लगा दो। और हमारे संगठन ने हमेशा, जब इन्होंने डीसी ऑफिस शिमला में कहा कि हम झंडा लहरा के आएंगे खालिस्तान का, तो हमने डीसी ऑफिस के बाहर शिमला में माल रोड पर जहां जा नहीं सकता कोई, हमने वहां जाके खालिस्तान का पहला झंडा चढ़ाया। तो ये निरंतर जंग जारी रहेगी और यही आज का एजेंडा, 2 ही एजेंडे थे। और आपने जो मुझे सहयोग दिया है, मेरा कभी उसने सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मेरा कभी कोई ग्रुप ना समझना, मैं किसी ग्रुप का नहीं हूं। अम्बाड़ा में पत्रकार, अम्बाड़ा में मेरा परिवार है, कोई बेटा है, कोई बेटी है। अब मैं सान्या के गैल भी मजाक कर रहा था, पूनम के गैल भी, बाली जैसे सीनियर आदमी, तो आपको कोई, मैं मुझे कभी ग्रुप ना समझना। मैं हमेशा जब भी बुलाऊं आप मेरे पास आओ। आपको कभी मेरे से इच्छा हो किसी काम की भी, मैं जितनी की मेरी हैसियत है, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा मिलूंगा। और मेरी एक और बात है, देश में और प्रदेश में सत्ता के साथ साथ विपक्ष को मजबूत होना होगा। अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो लोग परेशान होंगे, लोगों को एक्सप्लॉइट करेगी सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेट्स लोगों को परेशान करेंगे, लोगों को ब्लैकमेल करेंगे, लोगों के काम नहीं करेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें एक बैलेंस रखा गया, पक्ष और विपक्ष, लेकिन हरियाणा में या देश में विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी का मैं परसों बयान सुन रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं विदेशों में जाता हूं, वहां भी ये सरकार मैसेज दे देती है कि एलओपी को कोई रिसीव ना करे, और इंडिया में तो एलओपी की वैल्यू है ही नहीं कहता। जबकि उन्होंने कहा अटल जी के टाइम में, मनमोहन जी के टाइम में इज्जत मिलती थी। तो मैं सत्ता में बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 14 के बाद जिन्होंने देश में एक अलग पहचान दी, देश को, सनातन को मजबूत किया, राम मंदिर दिया इस देश को,
100 करोड़ सनातनियों की आस्था को मजबूत किया। तो मैं कहूंगा कि विपक्ष जो है अपनी ओरिजिनल भूमिका में आए। विपक्ष जो है वो कैट ना बने सत्ता पक्ष की। जिस तरह का कांग्रेस ने दिखावा किया है कांग्रेस राज्यसभा के चुनाव में, मैं तो कहूंगा राहुल गांधी को एंटी ट्रांसपेरेंट इंडिया की तरफ से, क्योंकि राहुल गांधी के परिवार ने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं, इंदिरा जी और राजीव जी, देश की एकता और अखंडता के लिए। उसको खाली राहुल गांधी ना गिना जाए। कल तक जो पार्टी उनको पप्पू पप्पू कहती थी, आज वो पप्पू देश की सबसे बड़ी पंचायत का लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जहां कानून बनते हैं देश के 140 करोड़ लोगों के लिए। तो मैं राहुल जी से मांग करूंगा, जो भी लोगों ने कांग्रेस को धोखा दिया है राज्यसभा चुनाव में, आज आपके पास टाइम है अपने आप को साबित करने का। आपने राहुल जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करके लोगों में एक विश्वास जलाया, एक अलख जगाई। आज इन जो भी लोग हैं, मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं, मीडिया क्या किसका नाम लेती है, हुड्डा साहब किसका नाम लेते हैं, मुझे नहीं पता किसने इस्तीफा दिया, लेकिन जो भी लोग इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखा के, आप उस आयरन लेडीज के पोते हो जिसका नाम इंदिरा गांधी है, जिससे जिससे जो है दुश्मन देश घबराते थे, जिन्होंने पाकिस्तान जैसे मुल्कों को नाकों चने चुबवाए। तो आज आपके पास अपने आप को साबित करने का समय है कि आप, जिन्होंने राज्यसभा में कांग्रेस के साथ विधायकों ने धोखा किया है, उन्होंने पब्लिक के साथ भी धोखा किया है, जहां से वो चुन के आए, क्योंकि लोगों ने उनको कांग्रेस का एमएलए बनाया और उन्होंने क्रॉस वोटिंग करके न केवल कांग्रेस को धोखा दिया, लोगों को भी धोखा दिया। आज मीडिया से भी मैं कहूंगा, एक विपक्ष, आप डेमोक्रेसी का 4th पिलर हो, आपको एक ऐसी भूमिका में आके खड़ा होना होगा जिससे देश का पक्ष भी और विपक्ष भी थर्राए। देश की मीडिया ने, मुझे दुख होता है, आपके लिए सरकारों ने कुछ नहीं किया। आपने ग्राउंड जीरो के ऊपर जाके कोरोना में रिपोर्टिंग की, लोगों को बचाने का काम किया, जहां डॉक्टर डर के भाग गए थे, 4th क्लास से डॉक्टरों का काम लिया जा रहा था और पैरामेडिकल और मेडिकल के अफसरों को सम्मानित किया जा रहा था। लेकिन देश में ग्राउंड जीरो पर अगर किसी ने काम किया, वो देश की मीडिया ने किया। जब कारगिल का युद्ध था, ग्राउंड जीरो पर अगर किसी ने रिपोर्टिंग की तो वो देश की मीडिया ने की। मैं सरकारों से पूछता हूं कि आपने आज तक पत्रकारों के लिए क्या किया? जो एक्रीडेटेड पत्रकार थे, छोटे लोग, छोटे अखबारों के, सोशल मीडिया के, उनकी इस सरकार ने एक्रीडेशन खत्म करने का काम किया। इनकी एक्रीडेशन से भी तकलीफ है, अपने लिए सब कुछ। पत्रकार जो अपनी जान जोखिम में डालते हैं, इनको आज तक किसी सरकार ने ये नहीं किया कि आपको टोल टैक्स के ऊपर फ्री, इतना भी नहीं किसी ने किया, किसी सरकार ने। भाई तुम अगर यहाँ देवी नगर पे कोई कवरेज करनी है तो आपको पहले पत्रकार को टोल कटवाना पड़ेगा, ये दिखाई जाए अपने कार्ड। मैं नायब सैनी सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप पत्रकारों के लिए बात करते हो। मैं नितिन गडकरी से पूछना चाहता हूं, आप पत्रकारों को अक्सर इंटरव्यू देते हो, आपने पत्रकारों के इंटरेस्ट के लिए क्या किया, इनकी हेल्थ के लिए क्या किया, इनके इंटरेस्ट कैसे वाच किए? पत्रकारों के पास कौन सी कमाई है? फिर पत्रकारों को ब्लैकमेल कहती हैं सरकारें, प्रशासनिक अधिकारी। सबसे बड़े, अगर कोई इस दुनिया में आज की डेट में ब्लैकमेलर है तो व्हाइट कॉलर है, पत्रकार नहीं है। पत्रकारों ने हमेशा अपने आप को साबित करने का काम किया। तो मैं एक बार फिर आपका यहां आने पर धन्यवाद करता हूं। और कल तक, आज 18 तारीख है, 17 तारीख तक मेरी कोई भी गलती हो, मैं दोनों हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं और मैं हमेशा आपकी बाजू बन के रहूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और एक मेरा लिखा हुआ शेर है, हम वो नहीं जो साथ छोड़ देंगे, हम वो नहीं जो नाता तोड़ देंगे, हम आपके वो दोस्त हैं, आपकी सांस रुकी तो अपनी सांस से जोड़ देंगे। और एक बार दोस्ती का हाथ तो बढ़ाओ तुम, मैं तुम्हारे क्षेत्र में निखार लेकर आऊंगा। एक बार प्यार से नाम तो पुकारो तुम, मौत से भी सांस में उधार लेकर आऊंगा। धन्यवाद। आपने कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो।